एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे 10th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं चैप्टर पर। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए, मतलब जो प्रकृति के द्वारा हमें मिले हैं। ये गाड़ी, मोटर, बाइक जो है, आपकी कार, ये प्रकृति के द्वारा नहीं मिली है। ठीक है, तो और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और जीवों के द्वारा क्या होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मिट्टी है, वायु है, जल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, वन्य जीव, वन। तो ये क्या है, मैंने प्रकृति ने दिए हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, पहला समाप्य संसाधन, असामाप्य संसाधन। समाप्य साधन क्या होते हैं, ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। ठीक है, तभी अब देखो सीएनजी की गाड़ियाँ चलने लगी हैं। असमाप्त संसाधन ये असीमित, असमाप्त मतलब असीमित, जो खत्म नहीं होते, असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाप्त नहीं होते। जैसे कि उदाहरण में वायु, हवा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्या है, तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। ठीक है, हमें इसी वजह से इसको बचाए रखना है, ताकि अगली पीढ़ी जो हमारे आने वाली है वो भी इसका उपभोग कर सके। ठीक, उपलब्ध हो सके उन्हें ये चीज़ें, संसाधनों का शोषण ना हो। ठीक है, और पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम लागू हैं, जिनसे क्या पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है। गंगा कार्य परियोजना, ठीक है, यह कार्य योजना करोड़ों रुपयों का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया था। ठीक है, जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने हेतु कारक है ये। ठीक है, जल का पीएच जो आसानी से सर्वसूचक की मदद से मापा जा सकता है। जल में कोलिफॉर्म यानी कि जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है कि उपस्थित जल का संदूषित होना बताता है। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के यानी कि 3R है। ठीक है, 3R का मतलब क्या है, देखो, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, तो कम उपयोग मतलब जब आवश्यकता ना हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद कर दें। ऐसा नहीं कि चालू है। ठीक है, टपकते नल को ठीक से बंद करिए। ये नहीं कि अपना वॉशरूम गए या फिर नहाने गए, नल पूरा नहीं बंद किया, बूंद बूंद टपक रहा है पानी, तो ये पानी का जो है फालतू का जो है वो अनयूज़ हो रहा है ना। आहार भोजन को ना फेंके, भोजन को ना फेंके, उसको यूज़ करें, सीमित मात्रा में भोजन को बनाएं। पुनः चक्रण, कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की चीज़ें बनाएं। मतलब प्लास्टिक जो कांच है, धातु, इनको अलग करके इनको दोबारा से यूज़ करें, क्योंकि देखो ये जो है ये मिट्टी में सड़ती नहीं है। पुनः उपयोग, चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करना सीखें। पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। इसमें देखो ऊर्जा की बचत होती है, कम समय लगता है, लागत भी कम लगती है। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत सीमित हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। भाई जनसंख्या के सुधार में वृद्धि हो रही है, सेवाएं अच्छे से मिल रही हैं, तो जब व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो मांग भी तो ज़्यादा होगी ना, तो मांग में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। संपोषित विकास, संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण करती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, देखिए, दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि दीर्घकालिक, बहुत लंबे समय तक इसका हम यूज कर सकें। इसका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो, न कि कुछ प्रभावशाली लोगों तक ही इसका लाभ मिले। ऐसा नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों को कुछ प्रभावशाली लोग ने, हर एक व्यक्ति, हर एक कैटेगरी का व्यक्ति जो है, सबको इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंधन करना चाहिए। जो अपशिष्ट निकल रहे हैं उनका ऐसा करिए कि ऐसा होना चाहिए उसकी इनकी खाद बन जाए, या फिर कोई ऐसा मटेरियल बन जाए, जैसे कि कोई भी ऐसा, अब म्यूज़ियम वगैरह में जैसे म्यूज़ियम वगैरह बनता है तो उसमें पुरानी चीज़ें लगी होती है, तो ऐसा आप गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोतलों हैं, उनमें मिट्टी भर के छेद करके अपना
प्लांट कोई लगा सकते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, वन्य जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। कौन से तप्त स्थल हैं, जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी स्थायित्व, ठीक, इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो नष्ट होता है। जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली, मतलब जैव एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज की संख्या है, ठीक है। जैसे पुष्पीय पादप, कीट, पक्षी, सरीसृप, जीवाणु आदि में जो विविधता पाई जाती है। तप्त स्थल क्या होते हैं, तप्त स्थल क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं। तप्त स्थल मतलब ये ना समझना जहाँ आग जलती है, ज्वाला जलते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है। और तो ये नहीं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अनेक संपदाएं पाई जाती हैं। दावेदार ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, वे उसके क्या होते हैं, दावेदार होते हैं। जैसे कि जो जंगलों में व्यक्ति निवास करते हैं, दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता। स्थानीय लोग अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित होते हैं, वनों पर निर्भर होते हैं, उनको लकड़ी चाहिए थी, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है, और वनों से जैसे भोजन चाहिए होता था जानवरों के लिए, तो क्या होते हैं, ये उन पर आश्रित होते हैं। सरकारी वन विभाग, सरकार जिसके पास वनों का स्थायी स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित यही करते हैं, ठीक है। इनकी आप इजाज़त के बिना पेड़ नहीं काट सकते, आपके ऊपर जुर्माना पड़ जाएगा, है। उद्योगपति जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, ठीक है। वन्य जीवों के व प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं, देखिए कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। जैसे खेजड़ी वृक्ष, ठीक है। इसमें अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजारी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने आप का क्या कर दिया था, बलिदान दे दिया था। इनको इतना पेड़ों से प्रेम था, ठीक है। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की क्या कर दी थी, घोषणा की थी। क्यों, उनकी स्मृति में उन्होंने ये बलिदान दिया था। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नाम के गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार क्या कर रहे थे, आदमी वृक्ष को कटवा रहे थे। महिलाएं पेड़ों से चिपक गई, चिपको मतलब चिपकना, ठीक है। पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदारों के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में क्या हो गया, फैल गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चिपका आंदोलन का उपयोग करने लगे जंगलों को बचाने के लिए, और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर, पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया था इस चिपको आंदोलन ने। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने क्षयित हुए साल के वृक्षों को, ठीक है, जो साल के वृक्ष होते हैं उनको जो नुकसान हुआ था, शहीद हुए थे, को आराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया था। सभी के लिए जल क्यों उपयोगी है भैया, जल का उपयोग जानते हो। तो जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग की जाती हैं। बांध क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जाता है, ठीक है। बांध बना करके जल का संरक्षण किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं, जैसे टेहरी बांध। टेहरी बांध कहाँ है, तो नदी जो भागीरथी नदी है गंगा, तो उसमें है। सरदार सरोवर बांध किसमें है, नर्मदा नदी में। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, सतलुज नदी में है, ठीक है। बांधों से लाभ क्या हुए, तो देखो सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुरक्षित करना था, ठीक है। विद्युत उत्पादन में, विद्युत भी जल, जो लाइट आप यूज़ करते हैं उसका जल से ही बनती है, ठीक। क्षेत्रों में जल का लगातार क्या हुआ, वितरण हुआ। बांधों से हानियाँ कौन कौन सी समस्याएं हुई, तो सामाजिक समस्याएं क्या हुई, बड़ी संख्या में किसान एक आदिवासित विस्थापित होते हैं, ठीक है। उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है, ठीक है। पर्यावरण समस्याएं कौन सी उत्पन्न हुई, वनों का क्षय हुआ, जैव विविधता की क्या हुई, हानि होती चली गई, पर्यावरण संतुलन जो है वो बिगड़ता गया। आर्थिक समस्याएं कौन सी हुई, जनता का अत्यधिक धन लगता है, ठीक है, उस अनुपात में लाभ नहीं होता। धन तो ज़्यादा लगता है पर लाभ क्या होता है, कम होता है। जल संग्रहण कैसे किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का क्या विकास करना। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके देखो क्या थे, पुराने जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तरीके क्या हैं। खादिन बड़े पात्र, ठीक है, नाड़ी, इसके द्वारा, इस तकनीक के द्वारा राजस्थान में जल को संरक्षित किया जाता है। बंधारस एवं ताल महाराष्ट्र में किया जाता है। बंथिस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। आहार पाइन बिहार में।
एरिस तमिलनाडु में किया जाता है। कूल हिमाचल प्रदेश में। बावड़ी से दिल्ली में जल को संरक्षित किया जाता है। भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ कौन कौन से हैं? तो पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है या कुओं में भरता है, पौधों को नमी भी मिलती है, मच्छरों के जनन की समस्याएं नहीं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यह जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से भी क्या होता है, सुरक्षित रहता है। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में समझते हैं। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। निर्माण कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के जो अपघटन से टूटी फूटी चीज़ें जो नीचे दब गई थी, उससे क्या हुआ था, कोयले का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेष, ठीक है, मृत अवशेष के अपघटन से यानी कि सड़ने गलने से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब पर उच्च ताप के कारण हुआ। पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे। ये आज नहीं बना। पेट्रोलियम को निर्माण जब से मतलब पृथ्वी का निर्माण में क्या लाखों वर्ष लग गए हैं, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए इनको सीमित रूप से क्या इनका यूज़ करना चाहिए, ताकि जो आने वाली जो आगे पीढ़ी है उसको भी क्या ये मिल सके, आने वाली भावी जो पीढ़ी है वो भी उसको भी क्या ये उपलब्ध हो सके। कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम इतनी ज़्यादा मात्रा में कोयला की खपत हो रही है। पेट्रोलियम वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्षों तक ही रह सकता है। तो पेट्रोलियम का बहुत ही सीमित मात्रा में उपयोग करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही उपयोग करें। ट्रैफिक में ये नहीं कि अपनी गाड़ी चालू करके 1-2 घंटा चालू ही है तो उसके लिए ध्यान दें। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियाँ कौन सी? वायु प्रदूषण। देखो, कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न हुई, जो क्या करे, जो वायु है उसको क्या करे, प्रदूषित करे। बीमारियां उत्पन्न हुई। यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन उत्पन्न करती हैं और कई रोगों जैसे दमा, खांसी का कारण बनती है, ठीक है। जो श्वास आती है वो वायु में जो प्रदूषण है उसी की वजह से ज़्यादा इसका जो है इन्फेक्शन हो रहा है। वैश्विक उष्मण क्या होता है? जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अगर पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस कौन है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए। ये समाप्त और सीमित होते हैं। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय कौन कौन से हैं? तो देखो, जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है उनके स्विच बंद कर दें। घरों में CFL का उपयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करें। जहां हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करें। ये हम लोग का चैप्टर फिनिश हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।